वेलकम बैक टू शोएब इंजीनियरिंग जे एग्जाम्स में। मेरा नाम है शोएब और दोस्तों आज मैं जो सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ वो बेसिकली है आरआरबी जेई 2024, जिसमें आप सभी स्टूडेंट जो भी हमारे सिविल इंजीनियरिंग हो या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उन दोनों के लिए ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। फ्लूइड मैकेनिक्स का पूरा कॉन्सेप्ट की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, जाके आप चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स को हम थ्योरी वाइज और न्यूमेरिकल वाइज दोनों तरीके से हम डील करने वाले हैं। आज पहला हमारा जो पार्ट 1 होगा, जिसमें हम फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड जितने भी टॉपिक और न्यूमेरिकल होंगे उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो कि आपकी आरआरबी जेई 2024 के एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेगी। तो कृपया करके इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए, और आपको इसका पीडीएफ नोट चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। एक और चीज़ आगे बढ़ने से पहले बता दूं दोस्तों, छोटा सा चैनल है, मुझे लगता है कि दोस्तों यहाँ पे इन्फॉर्मेशन और वैल्यूएबल कंटेंट दी जा रही है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि इसको सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए दोस्तों, हम पहले यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स आखिर होता क्या है। तो यार, जो फ्लूइड मैकेनिक्स होती है ना, वो जो भी हमारी साइंस की होती है, उसी साइंस की एक बेसिकली ब्रांच है, जहाँ पे हम डील करते हैं किसको, लिक्विड प्लस गैस को, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो फ्लूइड का मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लिक्विड समझते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, जो हमारा जो फ्लूइड होता है ना, वो बेसिकली गैस और लिक्विड दोनों होता है, ठीक है। अब बात आती है फ्लूइड की, तो फ्लूइड बेसिकली 3 कैटेगरीज में आप क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। पहला जो होगा स्टैटिक होगा, दूसरा आपका काइनेमेटिक होगा, और तीसरा बेसिकली डायनेमिक होगा। स्टैटिक उसे कहते हैं जो कि हमारा, जो मान लो यहाँ पे फ्लूइड रखा हुआ है, जग में पानी आपने भर के रख दिया, ठीक है। अब ये जग में आपने पानी भर के रख दिया, ये फ्लूइड क्या है, स्टैटिक है, मतलब कि ये बिल्कुल हिले डुलेगा नहीं। काइनेमेटिक का मतलब ये हुआ कि काइनेमेटिक का मतलब एक ऐसा फ्लूइड जो कि क्या कह रहा है, जो मोशन में हो, ठीक है। लेकिन मोशन में हो, लेकिन वहाँ पे क्या हो, जो हमारा प्रेशर फोर्स है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर फोर्स है, वो यहाँ पे ना हो, ठीक है। तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं बेसिकली, वो हमको काइनेमेटिक यहाँ पे फ्लूइड कहलाता है। डायनेमिक फ्लूइड में होता है जिसमें हम क्या होते हैं, जो प्रेशर जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, उसको भी हम कंसीडर करके चलते हैं। तो ऐसे फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, डायनेमिक फ्लूइड कहते हैं। मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कि आप सभी को पता होगा, फ्लूइड बेसिकली मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्लूइड। फर्स्ट इज द लिक्विड, एंड जो हमारा जो सेकेंड टाइप है वो आपका बेसिकली गैस है। तो जो हमारे लिक्विड होता है ना, वो क्या होता है, विजिबल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर पे, मतलब आंखों से दिखता है। और जो हमारी गैस होती है ना, वो नॉट विजिबल होता है, दिखता नहीं है हमारी, चाहे वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर प्रेशर पे भी आप क्यों ना ले। तो ये बेसिकली आप कैटेगराइज कर सकते हो। लाइक आप देख सकते हो, गैस सिलेंडर में गैस भरा होता है, आपको दिखता नहीं है, ठीक है। आप या फिर ये जो भी गैस हो, आप देख समझ पा रहे होगे गैस की आप कि ये लेवल है इंजीनियरिंग की, तो इतना तो आप समझ पा रहे होगे। मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। अब जो बेसिक टर्म्स है ना, जैसे कि आपको पता होगा फ्लूइड, फ्लूइड को तो हमने वैसे डिफाइन कर दिया कि फ्लूइड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिक्विड प्लस यहाँ पे क्या होता है, गैसेस होता है। बट जो फ्लूइड की जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना, उसके बारे में भी हम, जो बेसिक टर्म्स है उसके बारे में भी वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। ओके, सो फ्लूइड जो होती है एक ऐसा सबस्टांस होता है जो कैपेबल होता है फ्लो कराने में अंडर एक्शन ऑफ सीयर फोर्सेस। अब ये भाई साहब, ये सीयर फोर्स क्या है, तो आपको मैं अभी बता देता हूँ। जैसे कि मान लो यहाँ पे, जैसे कि हमारा एक फ्लूइड है, सपोज दैट ये फ्लूइड है। अब फ्लूइड के ऊपर मान लो एक मूविंग प्लेट हमने रख दिया। अब जैसे ही फ्लूइड यहाँ पे फ्लो करना शुरू होगा, तो फ्लूइड इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। इसके ऊपर और भी होंगे, इसके पास मॉलिक्यूल, इसके मॉलिक्यूल, तो एक दूसरे के ऊपर क्या हो रहा है, ये स्लिप कर रहा है, ये आगे जाएगा, ये आगे जाएगा, ये नीचे वाला इसके आगे जाएगा, ऊपर आगे पीछे जाएगा। तभी तो ये फ्लूइड यहाँ पे फ्लो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे जाएगा। तो जो इस पे फोर्स लगता है ना, जो ये फ्लूइड पे बाहर जाने के लिए जो फोर्स लगता है ना, डेट इज कॉल्ड द शियर फोर्स, ठीक है। तो वो आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बेसिक तरीके से पढ़े होंगे। तो फिलहाल के लिए अभी जो मैं आपको बताना हूँ, वो फ्लूइड मैकेनिक्स, जो आपके चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग हो या मैकेनिकल, दोनों के लिए बेस्ट ऑफ बोथ होगा। और इससे ज़्यादा आपको एग्जाम में नहीं पूछने वाला है, क्योंकि थ्योरी नहीं पूछती है। थ्योरी से रिलेटेड जो भी आपके एमसीक्यूज बनते हैं, वही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब चाहे तुम थोड़ा सा शियर फोर्स लगाओ, या लिटिल बिट ही लगाओ, थोड़ा सा लगाओ, या फिर तुम ज़्यादा लगाओ, ठीक है, शियर फोर्स, वो क्या करेगा, वो फ्लूइड कैपेबल होगा उसको फ्लो कराने में, दैट इज कॉल्ड द, ये फ्लूइड होता है। तो ये आपका शियर फोर्स एक यहाँ पे टर्म आ गया, ये तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, ग्राफिक्स के माध्यम से यहाँ पे भी बताने की कोशिश किया है। जैसे कि यहाँ पे एक लिक्विड है, ये बेसिकली आपका क्या है, लिक्विड है, और लिक्विड के ऊपर हमने क्या किया, मूविंग प्लेट, जो कि इधर उधर मूव कर सकता है। अब मैंने यहाँ पे शियर फोर्स लगाया, एफ फोर्स लगाया, इसको खींचा। मान लो यहाँ के मॉलिक्यूल यहाँ पे थे, यहाँ पे ये जो मतलब डायरेक्शन है, ये सारे मॉलिक्यूल है। अब मान लो यहाँ पे टाइम टी रहा, और कुछ ही देर बाद ये मॉलिक्यूल यहाँ पे चले आए, और यह फाइनली यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आने के बाद से फाइनली
ये जो मॉलिक्यूल है ये यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे पहुँच गए, ठीक है। तो इनका जो टाइम मान लो यहाँ पे dt टाइम लगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से यहाँ तक आने में यहाँ पे कुछ भी तो हुआ, तो वही जो यहाँ पे जो फोर्स लगा ना वो बेसिकली क्या कहलाता है, वो बेसिकली यहाँ पे डेट इज कॉल्ड द शियर फोर्स, ठीक है। शियर फोर्स कहलाता है। अब यहाँ पे अब मोटा मोटी आपने समझ लिया कि शियर फोर्स क्या कहलाता है। अब मैं आपको बताता हूँ शियर फोर्स बेसिकली जैसे कि हमने बताया कि ये जो मान लो यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे ए है, ठीक है, ये ए डैश है। अब जैसे ही तुमने शियर फोर्स यहाँ पे लगाने की कोशिश करी, क्या होगा, फोर्स तुम्हारा ये बेसिकली क्या होगा, फोर्स की वजह से, शियर फोर्स की वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स है अब यहाँ पे खिसक के यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ये वाली मॉलिक्यूल यहाँ पे खिसक के चला आएगा। फिर अभी थोड़ी देर बाद और फोर्स लगाओगे तो ये जो बी डैश था वो सी डैश पे आ जाएगा और जो बी था वो सी पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार ये डी डैश पे आ जाएगा और ये बेसिकली सी वाला डी पे आ जाएगा। एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होगे कि जो ये फोर्स है ना वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, यहाँ पे रिलेटिव मोशन हो रहा है। रिलेटिव मोशन क्या कि अगर मान लो यहाँ पे कोई बॉडी है ए है, ठीक है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे लेयर बना हुआ है, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, चार लेयर, ठीक है, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि ये जो है ये जा रहा है एक्स स्पीड से और ये भी एक्स स्पीड से जा रहा है, सारे एक्स स्पीड से जा रहा है। तो मैं पूछूंगा कुछ देर बाद यहाँ पे इसकी ये स्पीड इसके अकॉर्डिंग कितना है, तो आप बोलोगे कि सबकी स्पीड सेम है, मतलब ये बॉक्स यहाँ तक पहुँच जाएगा चारों यहाँ पे, तो तुमको कहीं नहीं दिखेगा भाई साहब कि यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे चेंजेस हुआ है। लेकिन अगर वही बात करें यहाँ पे रिलेटिव का मतलब ये होता है जैसे कि मान लो कोई एक का स्पीड या तो स्टेशनरी रहे, एक या तो स्टेशनरी रहे किसी का स्पीड, या फिर थोड़ा सा मूव हो कंपेयर देन सेकंड। मान लो ए पॉइंट है, ठीक है, और ये बी पॉइंट है, ये चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से और ये 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, या फिर ये 0 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो इन दोनों के बीच क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगा। रिलेटिव मोशन इन द सेंस आप बेसिक तरीके से समझाता हूँ। मान लो तुम ट्रेन में बैठ के कहीं जा रहे हो, ठीक है, मान लो तुम गाड़ी में बैठ के कहीं जा रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे गाड़ी में बैठ के जा रहे हो, यहाँ पे आप मकान है, दुकान है, मतलब ये ए मान लो मकान है, बी दुकान है, तो देखोगे तुम तो आगे बढ़ रहे हो, ये पीछे छूट रहा है, ठीक है। हालांकि ये दोनों स्टेबल हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या लग रहा है, ड्यू टू रिलेटिव मोशन की वजह से ये क्या है, ये दोनों हमारे एक जगह स्टेबल है। तो ये रीज़न आप यहाँ पे देख सकते हो। तो वही चीज़ है, मैं यहाँ पे जो ये बी का स्पीड है सबसे ऊपर है तो ये बी बहुत तेज़ फास्ट जाएगा, उससे स्लो हमारा बी डैश जाएगा। फिर ये सी है तो ये तेज़ जाएगा, सी उससे स्लो जाएगा, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख पा रहे होगे। तो वही मैंने यहाँ पे आपको सिमिलर यहाँ पे चीज़ें बताने की कोशिश की है कि यहाँ पे जो मूविंग प्लेट है, मूविंग प्लेट को जो भी हमारा फोर्स लग रहा है जिसको हमें एक दूसरे से मूव कराने में, डेट इज़ कॉल्ड द शियर फोर्स, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका शियर फोर्स कहलाता है। शियर फोर्स की वजह से हमारी जो ये मूविंग प्लेट है वो हमारी आगे बढ़ रही है। अब ये जो शियर फोर्स है, शियर फोर्स को बेसिकली हम यहाँ पे अभी इसको आगे हम पढ़ेंगे, ये न्यूटन्स लॉ में आ जाएगा और इसको हम टाउ से डिनोट करते हैं। अब जैसे कि मान लो यहाँ पे पास वाला है, इसका फाई एंगल बना रहा है, ये यहाँ पे आ गया तो ये फाई 2 बनाया और यहाँ पे आ गया तो फाई 3 बनाया। एस पर यहाँ पे देख सकते हो कि एस पर स्पीड यहाँ पे सबकी एंगल डिफरेंट होगी। फाई 1 आपका क्या होगा, कम होगा, उससे ज़्यादा फाई 2 होगा और सबसे ज़्यादा फाई 3 की एंगल होगी, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्टेंस अपन टाइम, यहाँ पे आप पढ़ोगे चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। तो वो आप फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ पे देख पा रहोगे कि ये बन जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे चला तो ये डी फाई चला, ये भी चला थोड़ा सा, ये ऐसे करके, तो ये आपका हो जाएगा, मतलब जितना टी टाइम में चला तो वो डी टी टाइम अंतराल, तो वो बेसिकली जितना डिफॉर्मेशन यहाँ पे हुआ तो वो बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, फ्लो की जो स्पीड है वो आपको डिनोट करती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो एंगल कितना बना, डी फाई। इन दोनों के बीच की दूरी मैं बताऊँ तो क्या आप कहोगे सर यहाँ पे फाई 1 मान लेते हैं, फाई 2 तो मतलब डी फाई होगा, ठीक है। इन दोनों के बीच ये डी पर क्या होता है, डिफरेंस, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस डी फाई होगा, इनके बीच डिफरेंस डी फाई होगा। तो अगर एक पर्टिकुलर एंगल पे अगर मैं यहाँ पे अगर इस एंगल को ले लेता हूँ और यहाँ से निकालने की कोशिश करता हूँ तो हमारा क्या निकलता है, डी फाई बाई इज इक्वल्स टू डी टी, जो हमारा फ्लो कहलाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम बताने की कोशिश करते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड क्या कहलाता है। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट को पता होगा यार, जो भी हमारे फ्लूइड है ना उनके कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ है और उस प्रॉपर्टीज़ के तहत ही हम सारे ये फ्लूइड मैकेनिक्स को रिवाइज करते हैं। अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है चैप्टर। अभी तक तो मैं आपको बेसिक बता रहा था कि व्हाट इज़ बेसिकली लाइक फ्लूइड, व्हाट इज़ बेसिकली स्टेशनरी, काइनेटिक एंड दैट्स ऑल थिंग। बट यहाँ से जस्ट आई स्टार्ट व्हाट इज़ बेसिकली प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड, ओके। सो सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड में हम जो पढ़ते हैं वो डेंसिटी होता है, ठीक है। ये इसके सेवरल टर्म्स होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जो भी आपके एग्जाम ओरिएंटेड होगा और जो आपके एमसीक्यू से रिलेटेड पूछ सकता है और जो आपके न्यूमेरिकल बेसिस पे आ सकता है, जो आपके CBT 1 में देखने को मिलेगा RRB JEE में, तो वो उससे रिलेटेड हम यहाँ पे बात करते हैं। तो डेंसिटी को बेसिकली यहाँ पे जैसे कि हमने बांध दिया, डेंसिटी आर जिसको हम मास डेंसिटी भी कहते हैं, राइट, ठीक है।
तो ये मास ऑफ फ्लूइड एंड इट्स वॉल्यूम, मास ऑफ फ्लूइड और इट्स वॉल्यूम मतलब जिसको हम कह सकते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो मास पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ पे आप लिख सकते हो मास ऑफ फ्लूइड, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मास ऑफ फ्लूइड अपॉन यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। तो डेट इज कॉल्ड, ये बेसिकली क्या कहलाएगा, ये बेसिकली आपका ये आपका डेंसिटी कहलाएगा। और डेंसिटी को भाई साहब किससे डिनोट करते हो, तो रो से, ठीक है, रो। अब यहाँ पे रो इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, मास ऑफ फ्लूइड क्या हो जाएगा एम, और वॉल्यूम आपका वी हो जाएगा। तो डेट इज वी इज रो इज इक्वल टू एम बाई वी हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसका ऐसा ही यूनिट पूछा हुआ, तो मास का यूनिट क्या होता है, मास केजी होता है, न्यूटन मत कहते ना यहाँ पे केजी, और वॉल्यूम का मीटर क्यूब हो जाएगा, तो ये केजी पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको पूछ देता हूँ इसका डायमेंशनल फार्मूला, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मास का क्या होता है। अगर यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला पूछ देता हूँ, डायमेंशनल, क्योंकि अगर आपके एग्जाम से BT 1 में, तो मास का केजी मतलब क्या हो जाएगा आपका मतलब m, और l क्यूब हो जाएगा मीटर का, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा m l पे माइनस क्यूब, टी पे जीरो नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा। तो ये आपका डायमेंशनल फार्मूला एक तरीके से यहाँ पे बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे कई बार आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो कुछ डेटा को आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा, और वो डेटा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको पूछ सकता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, तो ये आप याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा पॉइंटर डाल के, कि डेंसिटी ऑफ वाटर बेसिकली होता है, वाटर की जो डेंसिटी होती है बेसिकली एट यहाँ पे देख सकते हो, वो आपका 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये आपका वाटर की डेंसिटी होती है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ कि ये डेंसिटी जो होती है ना, अगर तुम क्या करते हो कि अगर टेम्परेचर तुम जैसे ही बढ़ाते हो, अगर मैं कोई पूछ देता है एग्जाम में कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो डेंसिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, टेम्परेचर तुम बढ़ाते हो, अगर तुम सोचो यहाँ पे टेम्परेचर तुम इंक्रीज करोगे तो तुम्हारा क्या होगा, डेंसिटी घटेगा। कैसे, क्योंकि मान लो, जैसे कि मान लो मैं डेंसिटी आखिर होता क्या है, जैसे कि मान लो यहाँ पे आपने शहद देखी होगी, हनी शहद देखी होगी और वाटर, दोनों में मैं पूछूं सबसे ज़्यादा डेंस कौन है, मतलब सबसे ज़्यादा जिसकी डेंसिटी कौन है, डेंस कौन है, तो आप बोलोगे हनी। क्यों, क्योंकि हनी जो है अगर तुम उसको उल्टा करने की कोशिश करोगे, अगर मान लो पानी से मतलब वो एक मान लो एक रखा हुआ है डब्बे में, डब्बे को उल्टा करने की कोशिश करोगे तो वो इतनी जल्दी खाली नहीं होगा, और वही सेम डब्बे में पानी भरो और पानी को ऐसे उल्टा करो, देखो दोनों में सबसे पहले फास्ट खाली कौन होगा, तो आप देखोगे कि हनी वाला डब्बा लेट से खाली होगा और वाटर बहुत पहले खाली हो जाएगा। द रीज़न बिहाइंड दिस कि वाटर की डेंसिटी बहुत कम होती है और हनी की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो अब जो हनी होता है, हनी जो होता है वो बेसिकली, या फिर घी जब होता है सर्दियों के दिनों में क्या होता है, बिल्कुल अब फ्रीज हो जाता है, ठीक है। तो अब घी को गर्म करते हो तो क्या होती है वो, अब फिर उसको उल्टा करो तो वो गिर जाएगा पूरी तरीके से। अब सबसे बेस्ट एग्जांपल तुम्हारा घी है, तो इस वजह से तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, वो डिक्रीज होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी, इसको हम स्पेसिफिक वेट भी कहते हैं और वेट डेंसिटी भी कहते हैं, ठीक है। अब जो यहाँ पे स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी जो होता है कि ये इसको स्मॉल w से प्रेजेंट करता है, और ये होता है वेट ऑफ फ्लूइड, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, आप नोट कर सकते हो, वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, राइट। तो ऐसे आप लिख सकते हो। अब देखो इसको w से, वेट ऑफ फ्लूइड क्या होता है, वेट किसके बराबर होता है, वेट आपको पता है mg के बराबर होता है, F बराबर mg वेट, और वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, वॉल्यूम क्या होता है v से डिनोट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी हमने पढ़ा था, अगर पीछे स्लाइड में हम जाने की कोशिश करें मेरे दोस्त यहाँ पे, तो अभी हमने पढ़ा था जो हमारा रो था वो m बाई v था ना, m बाई b की जगह पे रो लिख सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करूँ, तो ये जो हमारा m बाई वी है ना, इधर वाला जो हमारा सेगमेंट है, एक सेकंड मैं आपको अच्छे से यहाँ पे डिनोट करने की कोशिश करता हूँ। ये जो हमारा m बाई वी है ना, इसके जगह पे हमने रो को रिप्लेस करना है। तो अब जैसे ही मैंने रो को रिप्लेस करने की कोशिश करी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे रो जी, ठीक है। तो कभी कभी आप यहाँ पे वेट के लिए वेट डेंसिटी या मतलब स्पेसिफिक वेट के लिए रो जी का भी यूज़ कर सकते हो। एसआई यूनिट की बात करें तो यहाँ पे देखो तो मास है और यहाँ पे ग्रेविटी है, तो मास का हो जाएगा आपका न्यूटन और यहाँ पे हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और नीचे आपका ऑलरेडी मीटर क्यूब है, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली इसका जो एसआई यूनिट बन के आएगा वो आपका आ जाएगा न्यूटन पर यहाँ पे मीटर क्यूब, ठीक है, मीटर क्यूब और यहाँ पे न्यूटन, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे। इसी तरीके से इसका डायमेंशनल फार्मूला बताओगे तो क्या हो जाएगा, एम एल टी पे माइनस -2 और टी पे -2, ठीक है। ये आपका डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा,
ठीक है, mlt होता है न्यूटन का, ठीक है, और यहाँ पे मीटर क्यूब यहाँ पे नहीं है तो टाइम का ये हो जाएगा, और जिसकी वजह से इसका ऐसा यूनिट मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा स्पेसिफिक वेट जो होता है ऑफ वाटर, जैसे कि कई कई बार यहाँ पे पूछ जाता है स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, ये सारे पॉइंटर्स आपको नोट करने हैं। स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर क्या होता है, 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे किलो न्यूटन मैंने लगाया, अगर किलो न्यूटन हटा के न्यूटन पर मीटर क्यूब होगा तो भाई साहब आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब इंटू यहाँ पे लिख सकते हो 9.81 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको नोट डाउन कर लेना। आई होप सो कि आपको सब कुछ मालूम होगा। ये आपकी प्रॉपर्टीज़ होती है हमारी जो फ्लूइड की होती है। अगला जो प्रॉपर्टीज़ हमारा तीसरा नंबर 3 है वो है स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब बेसिकली स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है फ्लूइड डिफाइन करता है वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड ऑक्यूपाइड बाय अ यूनिट मास। एक यूनिट मास में कितना हमारा जो है फ्लूइड है वो ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये बेसिकली हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम कहलाता है। अब स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है वो हमारा क्या होता है, डेंसिटी का अपोजिट होता है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपसे पूछ दिया स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो आप बस जानो कि डेंसिटी जो होता है ना उसका अपोजिट होता है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, एक बार मैं पूरा डिटेल में लिख देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड और नीचे आपका हो जाएगा आपका मास ऑफ फ्लूइड। तो अब देखो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड की वॉल्यूम v और मास ऑफ फ्लूइड एम भी, और v/m हो गया। ठीक है, और हमने अभी पढ़ा था डेंसिटी का तो m/v था, मतलब ये कुल मिला के 1/ρ लिखा हुआ है, 1/ρ मतलब डेंसिटी का तो उल्टा लिखा हुआ है, राइट। सो आप यहाँ पे समझ पा रहे होगे। तो इसका एसआई यूनिट भी क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट भी उसका उल्टा हो जाएगा जो हमारा डेंसिटी का था। तो यस यू आर थिंकिंग राइट, मीटर क्यूब पर केजी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे निकाल सकते हो। अब स्पेसिफिक जो ये बेसिकली हमारा यहाँ पे लिख सकते हो, ये बेसिकली हमारा गैस के लिए यूज़ किया जाता है, गैस में कॉमनली यूज्ड फॉर गैस यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, ये गैस के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ छोटी छोटी पॉइंट आपके एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। अब स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एयर की भी स्पेसिफिक वॉल्यूम होती है, तो यहाँ पे लिख लो। ये सब एमसीक्यू में आपको छोटे छोटे नंबर यहाँ पे दिलाएंगे। स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वस टू 0.78 मीटर क्यूब पर केजी। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसी के साथ अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, लास्ट में आपको लिए सवाल भी है, तो प्लीज़ आप पहले थ्योरी को कंप्लीट कर लीजिए। एक बार थ्योरी वाली सारी चीज़ें कंप्लीट होती है तो फिर हम सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो दोस्तों स्पेसिफिक ग्रेविटी रेशियो होता है वेट डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द वेट डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ ए स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो दोस्तों ये कैसे होता है, ये चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो वेट डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्मॉल एस इज इक्वल्स टू यहाँ पे वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, यहाँ पे लिख सकते हो वेट। अगर पीछे वाला सारी चीज़ आपको समझ में आ रहा है तो आप एक बार ज़रूर आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड और नीचे आप क्या आ जाएगा, वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। क्या यहाँ पे क्या किया, वेट डेंसिटी आर, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड यहाँ पे, और टू मतलब को मतलब भागा द वेट डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ ए स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ ए स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होगे कि इस तरीके से आपको डेफिनेशन के थ्रू ही आपको सारी चीज़ें निकालना है। अब वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अभी हमने पढ़ा था पीछे, ठीक है, एक बार आप जाके देखने की कोशिश करोगे तो इस तरीके से आप यहाँ पे निकाल सकते हो। अब स्टैंडर्ड फ्लूइड जैसे कि मान लो अब आ गया एयर है, ये स्टैंडर्ड फ्लूइड मान लो आपसे पूछ दिया कि एयर है, तो एयर का जो स्टैंडर्ड फ्लूइड जो होता है अभी मैंने बताया था वेट डेंसिटी तो होता है वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और वेट डेंसिटी किसी फ्लूइड की निकालनी होगी तो यहाँ से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। मतलब कि अगर मान लो यहाँ पे मरकरी होता तो मरकरी का 13.6 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से 13.6 से मल्टीप्लाई करके और किसी का भी एस डेंसिटी निकाल सकते हैं, एस निकाल सकते हैं या वेट ऑफ डेंसिटी निकाल सकते हो, राइट। तो ये बहुत ईजी चीज़ है, तो आई होप सो कि आप कर लेंगे। तो अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कुछ पॉइंटर्स आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वो क्या है एक बार बता देते, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि वो कौन से ऐसे पॉइंट है जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख सकते हो, पहला पॉइंट यहाँ पर नोट कर सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर लिक्विड
स्टैंडर्ड फ्लूड इज टेकन एज, अब कभी भी स्टैंडर्ड फ्लूड कहा गया अगर किसी स्पेसिफिक फ्लूड का नेम गिवन नहीं होगा तो आपको वाटर ही लेना है, ये चीज़ आपको ध्यान रहे। एट कितनी डिग्री पे भाई साहब, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। तो जब भी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो हमारा वाटर की जो लिक्विड की जो स्टैंडर्ड फ्लूड होती है वो हमारा वाटर होता है, वाटर को लेना है। नेक्स्ट जो हमारा है फॉर गैसेस स्टैंडर्ड फ्लूड, गैसेस के लिए, अगर गैस के लिए, ये तो हमारा लिक्विड के लिए हो गया। और जब गैस, क्योंकि फ्लूड में दो चीज़ें होती है, लिक्विड भी होता है और गैस भी होता है। तो लिक्विड के लिए तो मैंने बता दिया 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको स्टैंडर्ड फ्लूड एज ए वाटर ट्रीट करना है। लेकिन जब गैस आएगा तो आपको स्टैंडर्ड फ्लूड किसको लेना है, तो एयर को लेना है, ठीक है। आपको फ्लूड इज एयर, ठीक है। अब ये हो गया, ठीक है। अब किसी भी वेट डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूड अब निकालना होगा, किसी भी फ्लूड का वेट डेंसिटी निकालना होगा तो उसका फार्मूला अभी आपको मैंने ऊपर बताया। तो यहाँ से आप लिख सकते हो, यहाँ से वेट डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूड, देखो यही था ना, वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूड मतलब एनी फ्लूड, कोई भी फ्लूड आ गया। अब हमें क्या पता है वो कौन सा फ्लूड है, तो एनी फ्लूड को हमने इधर कर लिया, तो ये मतलब ये इसको इक्वल में, तो ये एस क्या हो जाएगा बेसिकली आपका, यहाँ से यहाँ पे नीचे आ जाएगा, एस से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूड मतलब एनी फ्लूड ये वाला है, तो स्टैंडर्ड वाले से एस इंटू डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूड से ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। और स्टैंडर्ड फ्लूड आपका क्या है, वाटर है भाई साहब। तो यहाँ पे लिख सकते हो वेट डेंसिटी ऑफ वाटर, ये एस क्या है भाई साहब, ये वाला एस है, ठीक है, ये वाला एस, ये ध्यान रहे, ठीक है। दूसरा फार्मूला यहाँ पे नोट कर सकते हो भाई साहब, क्या है, तो दूसरा फार्मूला लिख सकते हो डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूड। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब इसको इधर भेज देता हूँ, ये वेट डेंसिटी निकाला ना, अब डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूड, अब वेट डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूड की बात की जा रही है तो यहाँ पे स्मॉल एस आ जाएगा, और डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि स्टैंडर्ड अपना फ्लूड क्या होगा, यहाँ पे स्टैंडर्ड फ्लूड अभी तो बताया ना वाटर है, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इस वाले फार्मूले से ये वाला और ये वाला फार्मूला से आप यूज़ करना। नहीं आप तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करना, या टेलीग्राम चैनल पे आप क्वेश्चन भेज देना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो फिर हम वहाँ से कनेक्ट कर लेंगे। अब आता है नेक्स्ट जो होता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी के बारे में आपको मोटा मोटी हमने अभी बताया था, विस्कोसिटी बेसिकली होता क्या है, क्योंकि आपको पता है मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो भी हमारी फ्लूड होती है ना, लाइक यहाँ पे मान लो एक कोई यहाँ पे ये चीज़ है और इसके ऊपर ये फ्लूड फ्लो हो रही है, तो यहाँ पे जो फ्लूड फ्लो होती है ना, तो इसके बीच में कुछ ना कुछ यहाँ पे विस्कस फोर्स होता है, जिसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। विस्कोसिटी की वजह से ही एक दूसरे पे ये सरकती है, मतलब जो फ्लूड जो फ्लो का जो टेंडेंसी होती है वो सरकने की होती है। तो ये सरकती कब है, जब एक दूसरे के ऊपर रहती है, और एक दूसरे के ऊपर तभी सरकेगी अगर सब सोचो दोनों की स्पीड सेम हो जाए। अगर मान लो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अगर दोनों की स्पीड सेम हो जाए, लाइक अगर मान लो यहाँ पे ये फ्लूड यहाँ पे है, ठीक है, और ये भी यहाँ पे है, टी टाइम में देखा तो तुमने यहाँ पे था, फिर टी+1 टाइम में देखा तो ये दोनों फ्लूड एक ही साथ यहाँ पे पाए गए, तो ये कभी इसके बीच में विस्कस फोर्स आ ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों की जो स्पीड है ना, दोनों की वेलोसिटी है ना, वो बेसिकली सेम है। तो हमें क्या करना है, विस्कस फोर्स तभी आएगा, विस्कोसिटी तभी आएगी पिक्चर में जब इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा। और रिलेटिव मोशन मैंने समझा दिया, या तो इसकी स्पीड स्लो हो या इसकी स्पीड फास्ट हो, या इसकी स्पीड फास्ट हो और इसकी स्पीड स्लो हो, मतलब एक दूसरे को रिलेट करने पाए, कि मतलब वो कहेगा वो मुझसे आगे है, रिलेट करेगा, और दूसरा वाला कहेगा वो मुझसे इतना पीछे है। तो इस तरीके का जब टेंडेंसी आपकी बननी रहेगी तो वहाँ पे हमारी विस्कोसिटी पिक्चर में आती है, ठीक है। अब वही चीज़ यहाँ पे सारी चीज़ें हम लिखा है कि विस्कोसिटी इज अ प्रॉपर्टी हु इज इफेक्ट इज अंडरस्टूड, ये सारी चीज़ें हमने यहीं पे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आपको यहाँ पे रटने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें समझा दिया है कि हुज इफेक्ट इज अंडरस्टूड व्हेन द फ्लूड इज मोशन, जब भी फ्लूड मोशन में रहेगा तो विस्कोसिटी हमारी पिक्चर में आएगी, ठीक है। और डिफरेंट वेलोसिटी यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब भी डिफरेंट वेलोसिटी जो होगी तब भी पिक्चर में आएगी विस्कस फोर्स, अदरवाइज नहीं होगा। रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी, मान लो ये फ्लूड सरकना चाह रहा है लेकिन दूसरा वाला क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, क्योंकि जब यहाँ पे फ्लूड यहाँ पे मान लो एक ये यहाँ पे यह फ्लूड है, ये आगे बढ़ेगा तो यहाँ से क्या होगा, विस्कस फोर्स इसको पीछे की तरफ यहाँ पे फोर्स यहाँ पे ले जाने की कोशिश करेगा, तो यही आपको रेजिस्ट करेगा, तो ये हमारा रेजिस्टेंस फोर्स होगा, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट ये हमारा शियर फोर्स लगेगा और इसको सरकाने के काम करेगा।
और शियर स्ट्रेस, और जब शियर फोर्स लगेगा तो शियर स्ट्रेस के कारण, जब इसमें शियर स्ट्रेस, ये फोर्स ये जो है वो शियर फोर्स है, शियर स्ट्रेस फोर्स है, तो शियर स्ट्रेस डेवलप होगा, वो शियर फोर्स को यहाँ पे डेवलप करेगा। ठीक है, और ये इसकी खोज हमारे सर इसाक न्यूटन ने किया था। तो यही सारे पॉइंट्स यहाँ पे मोटे मोटे हमने कवर किया हुआ है। ठीक है, आई होप सो कि आप ये सारे पॉइंट यहाँ पे कवर पा रहे होगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे एक पिक्चर के माध्यम से वही चीज़ें मैं बताऊंगा कि जैसे कि मान लो यहाँ पे एक लिक्विड प्लेट है और इसके बाद हमने मूविंग प्लेट लगा दिया और इसको खींच रहे हैं, तो आपको पता था शियर स्ट्रेस लगेगा। और ये यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे था, पहले ये पॉइंट यहाँ पे था। ठीक है, सारों पॉइंट एक सीध में थे। अब थोड़ी देर में ये पॉइंट क्या हो गया, शिफ्ट होकर यहाँ पे आया, ये पॉइंट यहाँ पे आया, और आपको पता है ये पॉइंट आया, जो सबसे ऊपर होगी उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो ये यहाँ पे पहुँच गया, उससे कम इसकी यहाँ होगी, इससे कम इसकी यहाँ होगी। तो अब देख सकते हो इनके बीच में डेफिनेटली रिलेटिव मोशन होगा, तभी इसकी स्पीड, तभी ये यहाँ पे पहुँचा, नहीं तो ये इसके सीधे ठीक सीध में होता अगर यहाँ पे रिलेटिव मोशन नहीं होता तो। अब ये टी टाइम में यहाँ पे 0 है और ये टाइम t1 में यहाँ पे है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकाला जाए तो डी टी टू टी माइनस 0 होगा। तो ये अगर टी को यहाँ पे माइनस है तो डी टी बराबर टी, मतलब ये हो जाएगा। तो ये फ्लूइड जो हमारा बह रहा है ना, वो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी हमने लिया हुआ है। एक्स डायरेक्शन यही होता है ना, ये हमारा ये हो गया एक्स और ये हमारा वाई हो गया। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में हमारा वेलोसिटी है और वाई डायरेक्शन में हमारा क्या है भाई साहब, तो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड द शियर फ्लो। तो ये शियर स्ट्रेस है, तो ये हमारा टाउ यहाँ पे लगेगा। अब इस पर्टिकुलर इवेंट को अगर मान लो यहाँ पे हमने किया, तो यहाँ पे देखो d5 बन रहा है, यहाँ पे भी 5 बन रहा है। अगर इसी तरीके से यहाँ पे देखो तो ये भी 5 बन रहा है। तो आगे चलो इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने दो फ्लूइड को कंपेयर कराने की कोशिश करी है। एक हमारा है लाइक एक हमारा मरकरी है और दूसरा हमारा वाटर है। ठीक है, अब इन दोनों का यहाँ पे d θ1 अलग अलग होगा, क्योंकि आपको पता है मरकरी की जो डेंसिटी होती है वो अधिक होती है, वाटर की कम होती है, तो उसके अकॉर्डिंग। अब ये फ्लूइड यहाँ पे गया तो d θ1 हो गया, ये यहाँ टाइम t1 में, तो d θ1 इसका ज़्यादा होगा, मीन्स ईजी फ्लो। जब जिसका d θ1 ज़्यादा होगा, मतलब मान लो ये d θ1 ज़्यादा हो गया, मतलब अगर ये यहाँ पे है और d θ2 एकदम इसमें चिपका हुआ है, तो फ्लो किसका होगा, जो जितना दूर जाएगा वही तो ज़्यादा फ्लो होगा ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे मरकरी का कम जा रहा है, वाटर का ज़्यादा रहा है। ठीक है, और d θ1 तो यही मतलब ईजी फ्लो होगा, और जिसका d θ2 कम होगा वो आपका स्मॉलर फ्लो होगा। तो आप यहाँ पे समझ पा रहे होगे कि हमने वाटर और मरकरी का दो डिफरेंट केसेस लिया है। ठीक है, अब जो है, अब हमने बताया था ये d θ जो होगा वो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर ही ट्रेवल कर रही है, तो ये d θ है, और ये टाइम कुछ तो टाइम लगा होगा, वो टाइम यहाँ पे क्या लिखा है, dt लिखा है। तो अब टाइम यहाँ पे लगा हुआ है और ये स्पीड यहाँ पे मूविंग कर रही है। तो आपने पढ़ा होगा स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, आपने पढ़ा था, ये पढ़ा था कि नहीं। अब हमें स्पीड निकालनी है, ये हमारे का एक तरीके से स्पीड निकालो। तो ठीक है, स्पीड है और डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। अगर मान लो ये पूरी डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल कर रही है d θ, तो हमने क्या किया, स्पीड बराबर d θ, और टाइम कितना टाइम लग रहा है, तो भाई साहब यहाँ पे टाइम, क्योंकि यहाँ पे t बराबर 0 था, यहाँ पे t1 था, t1 dt दोनों का डिफरेंस निकाला, dt आ गया, तो dt आ जाएगा। तो ये हमारा होगा, और ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये टाउ, क्योंकि ये जितना बढ़ेगा उतना ही टाउ बढ़ेगा, तो ये हमारा प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाउ का। टाउ इज कौन सी है भाई साहब, तो न्यूटन विस्कोसिटी लॉ हो जाएगा आगे चल के, तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे फिजिक्स में कहता है, तो इसमें एक कांस्टेंट आएगा, दैट इज कॉल्ड द म्यू। म्यू को हम विस्कोस कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। तो म्यू इज इक्वल्स टू टाउ अपॉन d θ बाई dt। तो ये हमारा बेसिकली एक फार्मूला निकल के आएगा, जिसको आगे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है, अब इसी को हमने क्या किया, एक छोटे से जगह को एक कैप्चर किया और यहाँ पर डेरिवेशन जो मैंने अभी बताया वो आपको करने की कोशिश किया है। अब यहाँ पे मान लो ये u है, ठीक है, ये u है, यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, u है। आगे बढ़ा, यहाँ पे du हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे d θ निकाल, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, ये y डायरेक्शन है ना, ये y एक्सिस है, सपोज डेट ये y एक्सिस है, और ये आपका क्या है, x एक्सिस है। ठीक है, तो y एक्सिस है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, dy होगा, और ये du इंटू डी टी कहाँ से आया भाई साहब, ये du इंटू डी टी। तो आप यहाँ पे d θ लगाइए, d θ निकालेंगे तो यहाँ पे du इंटू डी टी आ जाएगा, मतलब tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, du, मतलब यहाँ पे अरे आपने पढ़ा होगा ना लाल बटा कक्का, ये लाल बटा कक्का। ठीक है, तो ये साइन होता है और ये कॉस होता है और ये आपका tan होता है। tan के लिए क्या, लंब बटा आधार। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो लंब क्या है, तो यहाँ पे कोण के ठीक सामने वाली एंगल के सामने वाली लंब होती है, तो लंब ये है। और इसकी डिस्टेंस निकालना है, तो ये कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, तो du इंटू डी टी होगा। कैसे होगा नहीं पता आपको, यहाँ तक डिस्टेंस पूरी कितना है, u प्लस डी यू है, और यहाँ तक क्या है u है। तो
मतलब कि यहाँ तक u है तो ये पूरी डिस्टेंस u डी यू बाई डी टी होगी। तो इस तरीके से यहाँ पे टेन थीटा निकालोगे तो लंब कितना हो जाएगा आपका, इतना डिस्टेंस कितना होगा डी यू इंटू डी टी। मतलब जितना इसका स्पीड होगा उसमें जितना टाइम लगा होगा उससे मल्टीप्लाई होगा, तो डैट इज़ डी यू अपन डी टी। और नीचे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आधार, आधार क्या आपका ये हो जाएगा डी वाई। तो ये हमने टेन थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे निकाल दिया है। अब हमने टेन को हटा दिया है और यहाँ पे डी थीटा इक्वल्स टू डी यू डी टी बाई डी वाई, छोटे एंगल के लिए आऊँगा निकालने किसी एक छोटे पर्टिकुलर टाइम के लिए। अब डी थीटा और डी टी को हमने यहाँ भेज दिया तो डी टी थीटा बाई डी टी हो जाएगा और डी यू बाई डी वाई ये सेम रहा। अब डी थीटा बाई डी टी अभी आपने ऊपर सिद्ध किया कि इसको हम क्या कहते हैं सर, यहाँ पे म्यू कहते हैं। तो यहाँ पे म्यू कर दिया और यहाँ पे डी थीटा बाई डी टी इधर आ जाएगा तो टाउ बाई म्यू हो जाएगा। अरे इसको शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई डी टी अगर इधर कर लें तो ये टाउ बाई म्यू आ जाएगा। ठीक है, वही चीज़ तो मैंने यहाँ पे किया है, म्यू यहाँ पे और ये डी यू बाई डी वाई की जगह पे टाउ डाल दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा ये हमारा एक तरीके से फार्मूला यहाँ पे डेराइव हो जाएगा। इसको आपको डेराइव करने के लिए एग्जाम में नहीं पूछेगा, सिर्फ आप फार्मूला याद करो, न्यूमेरिकल आपको लगाना है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब विस्कोसिटी का वही चीज़ यहाँ पे भी बताने की कोशिश करिए। ठीक है, चाहे अगर छोटा लेना हो तो डी वाई और ये बड़ा लेना हो तो यू आ जाएगा, वाई आ जाएगा। तो इससे कोई वो बड़ी की बात नहीं है कि यहाँ पे कैसे यू लिख दिया, यहाँ पे वाई लिख दिया, पहले डी था, तो उससे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे बता देते हैं दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे समझ पाओगे कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब काइनेमेटिक और डायनेमिक विस्कोसिटी, जैसे कि आपको बताया था काइनेमेटिक क्या होता है, जिसमें हमने प्रेशर फोर्स को कंसीडर नहीं करते और जो फ्लूड हमारा मोशन में होता है दैट इज़ काइनेटिक फ्लूड। और जो डायनेमिक फ्लूड होता है उसमें प्रेशर को भी मेंशन करते हैं और जो हमारा फ्लूड होता है वो हमारा मोशन में तो होता ही है। तो ये चीज़ें यहाँ पे लिखा है। सिग्निफिकेंस क्या होता है, काइनेमेटिक इज द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट रिगार्ड ऑफ द काजेस, बिना काज के हम मोशन को पढ़ते हैं। डायनेमिक स्टडी ऑफ काज ऑफ मोशन। डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होता है, फोर्स को मेजर करता है, जब काइनेमेटिक विस्कोसिटी मेजर ऑफ वेलोसिटी को मेजर करने की काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे सामने एक क्वेश्चन आ गया, अभी क्वेश्चन हमने पढ़ा है, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको भी सॉल्व करना है और आप एक बार खुद से सॉल्व करिए वीडियो को पॉज करके। अगर नहीं आता है तो फिर आप हम लोग मिलके इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आई होप सो कि आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा तो चलिए हमारे साथ इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दोस्तों इतना इजी क्वेश्चन आई होप सो कि आपको यहाँ पे आना चाहिए। अब देखो ये प्लेट लिखा है 0.025 m डिस्टेंस, आपको टाउ इज इक्वल्स टू म्यू इंटू डी थीटा बाई डी टी, ये फार्मूला आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पता चल गया, क्यों मुझे पता चला यही फार्मूला लगेगा मेरे भाई मेरे दोस्त। तो पहले डेटा मैं निकालूंगा। यहाँ पे शियर स्ट्रेस मतलब हमारा जो है वो टाउ की वैल्यू यहाँ पे दे दिया गया है। बेसिकली कितना दिया हुआ है भाई साहब, ये हमारा दिया हुआ है 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसके साथ ही हमारा जो दूसरी चीज़ यहाँ पे दे दिया हुआ है इन्होंने, एक सेकेंड मैं एक बार देख लेता हूँ क्वेश्चन सही है कि नहीं, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। हाँ बिल्कुल सही है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है y की जो वैल्यू दिया है ना, y की जो वैल्यू ये y डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड, तो y हमारा क्या डिनोट करता है, चाहे अब देखो यहाँ पे एंगल तो दिया नहीं है, y दिया है, तो हमें हमको डी थीटा को हम डी वाई लिख सकते हैं। समझ में आया, फार्मूले को हम ऐसे चेंज करते हैं। ठीक है, डी म्यू इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी टी, या इसको अगर मान लो बड़ा वेलोसिटी दिया होगा, खूब ज़्यादा मतलब किलोमीटर में दिया होगा, तो इसको क्या लिख सकते हो, यू अपन टी। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। ये सारे फार्मूले क्या है, सेम है, तो इस तरीके से आपको लिखना आना चाहिए। अब यहाँ पे टाउ की वैल्यू 2 न्यूटन मीटर पर दिखा, और डी वाई की वैल्यू जो दिया हुआ है, डी वाई वो कितना दिया है 0.025 mm। अब mm दिया है तो mm में तो होता नहीं है, मीटर की यूनिट होती है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कोशिश करोगे तो 0.025 इंटू 10⁻⁶ इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा मीटर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये मीटर हो जाएगा। अब म्यू की वैल्यू हमारा कितना दिया, म्यू की वैल्यू यहाँ पे 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब ये क्या है, वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड के रूप में, तो ये सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो यू इज इक्वल्स टू आपका 0.60 मीटर पर सेकेंड में ये आ जाएगा। टाउ की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो अब क्या चाहिए भाई, आप क्या चाहते हो, अब आपको टाइम निकालना है। पूछा है कि यहाँ पे डिटरमाइन द फ्लूड ऑफ विस्कोसिटी, मतलब म्यू की वैल्यू यहाँ पे पूछा हुआ है, ये आपका यू है, ध्यान रहे यू और म्यू में दुनिया आसमान की फ़र्क है। यू मतलब क्या हो गया, ये हमारा डी यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलिए हम इसको कोशिश करने की सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए कोशिश करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आपने पढ़ा था यहाँ पे टाउ इज इक्वल्स टू म्यू डी यू अपन डी टी डी वाई, सॉरी ये डी टी नहीं है, डी वाई है और ये डी यू है। क्वेश्चन में थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिएगा, सॉरी फार्मूले में। ठीक है, एक बार मैं सही से इसको लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आपको लिख सकते हो u, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डी यू अपॉन डी वाई। ये u था और ये y था, y आपका बीच का लेंथ है और ये आपका वेलोसिटी है। तो अब देखो यहाँ पे क्या क्या दिया है, टाउ, टाउ की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, टाउ की वैल्यू कितना दिया भाई 2 बराबर म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। डी यू की वैल्यू, डी यू, यू मतलब यू यही है 0.60, चाहे डी यू कहो चाहे यू कहो। डी वाई आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.025 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, इतना वैल्यू दिया हुआ है। अब म्यू की वैल्यू पूछ रहा है, तो म्यू की वैल्यू कैसे निकलेगा, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बेसिकली आपका आ जाएगा 8.3 इंटू 10⁻⁻, यहाँ पे 6 पास्कल सेकेंड आएगा, ठीक है, इसका यूनिट पास्कल सेकेंड में आएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, एक बार फिर आप यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली ये क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे चलेंगे और ये क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करके इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे सॉल्यूशन है, इफ़ द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ प्लेट इज, यू की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, यू इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 2/3 y माइनस वाई स्क्वायर। तो यार हमारे तो केस में u तो ऐसा नहीं होता था, u एक पर्टिकुलर हमें नंबर चाहिए। आगे बढ़ते क्वेश्चन में, यहाँ पे अभी ये देखो क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है, मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। यहाँ पे लगे हाथ, ठीक है, यहाँ पे लगे हाथ, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक सेकेंड मैं आपको कंप्लीट कर देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन, ये यस, ये है मीटर पर सेकेंड एट ए डिस्टेंस वाई मीटर्स, यहाँ पे लिखा है वाई मीटर्स, वाई मीटर्स above the plate, above the plate, determine the shear stress at, determine the shear, और मैंने इसको कंप्लीट करने की कोशिश कर देता हूँ, shear stress at y इज इक्वल्स टू, y की वैल्यू यहाँ पे दे दिया है, मतलब कि इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, y की वैल्यू भर के निकालना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है टेक डायनेमिक विस्कोसिटी, मतलब यहाँ पे क्या है, ईटा की वैल्यू, ईटा की वैल्यू 8.5 पॉइज। अब बस यूनिट का आपको खेल आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे हमें तो इससे कोई मतलब नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे, क्योंकि हमें डी यू अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी यू अपन यहाँ पे क्या निकल जाएगा, डी यू अपन वाई के सापेक्ष, क्योंकि वाई है ना, तो वाई के सापेक्ष इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ पे तो ये y है, तो y का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 माइनस, और ये हो जाएगा 2y, 2 पहले आ जाएगा, पावर में से 1 कम आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे y की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, कितना है 0.15 मीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे डी यू इज इक्वल्स टू डी वाई इज इक्वल्स टू 2/3 माइनस 2 इंटू 0.15 इज इक्वल्स टू हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारी जो ये इसकी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1.47 पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये हमारी जो वैल्यू हमारी निकल के आएगी, ठीक है। अब डायनेमिक विस्कोसिटी जो हमारा दिया हुआ है 8.5 पॉइस दिया हुआ है। यार आपको पता होगा यूनिट का कि 10 पॉइस बराबर हमारा क्या होता है, 10 पॉइस बराबर 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी यहाँ पे लगाएंगे, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी अगर लगाने की कोशिश करोगे मेरे दोस्त, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या आता है, ताऊ इज इक्वल्स टू म्यू इंटू डी वाई, डी यू बाई डी वाई। लेकिन दोस्तों हमें म्यू नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, ईटा चाहिए। तो बात तो दोनों है, चाहे म्यू का हो, म्यू स्टैटिक के लिए आ जाता है, स्टैटिक फ्लूइड के लिए, और एक काइनेटिक विस्कोसिटी के लिए आ जाएगा। तो इसको हम ईटा कर देते हैं यहाँ पे डी यू अपॉन डी वाई, ठीक है। अब देखो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने की कगार पे आ गया। टाउ हमें निकालना है, ईटा की वैल्यू हमें पता चल गया, ये 8.5 है, तो यहाँ पे 0.85 हो जाएगा, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा 0.85 इंटू डी यू अपन डी वाई की वैल्यू, पूरी की वैल्यू 1.7 है, 1.7 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा टाउ की जो वैल्यू निकल के आ गई 1.445 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा ये टाउ की वैल्यू निकल के आएगी। तो आई होप सो कि आपने फ्लूइड ऑफ प्रॉपर्टीज़ की ये सारी यहाँ तक अपने सेशन को यहाँ पे समझ लिया होगा। तो आज के सेशन में दोस्तों इतना ही, इसका नेक्स्ट पार्ट आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में भी लगी है, और यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में आप देखिए। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। इसका PDF जो है आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा, तो हमारे TG को ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा, यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर यहाँ पे कंट्रीब्यूशन करने के लिए आप सभी का। तो दोस्तों इस तरीके कंटेंट के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।